गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन भी अच्छे तरह से चल रहा होगा। हमने आपको बताया था कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं, कैसे याद करें, ये सारा हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हम आज उस पर कोई डिस्कस नहीं करते हुए हम सीधे चैप्टर पे चलेंगे। और कुछ 10 दिन से वीडियो नहीं आने का कारण है कि हम कहीं और चल गए थे, किसी टूर में चल गए थे, इस कारण वीडियो यूट्यूब पे नहीं आ रहा था। तो आज से आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड होगा यूट्यूब पर। और जितना भी वीडियो पीछे हम अपलोड कर दिए हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, जाके पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसीलिए पहले उस वीडियो को विजिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम क्लास 9 के पहला चैप्टर शुरू करेंगे इतिहास का। उसमें हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर में है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, ये सारे चीज़ को हम लोग वो विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले कुछ शब्दावली है जिसको हम जानते हैं, समझ गए। जैसे देखिए, इसमें शब्दावली है विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम और क्रांति। तो पहले हम देखेंगे कि विद्रोह क्या है, विद्रोह क्या है, स्वतंत्रता संग्राम क्या है और क्रांति क्या है। ये तीनों को हम अच्छा तरह से समझेंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं विद्रोह क्या है। तो देखिए, विद्रोह जैसे 1857 के क्रांति क्या था, विद्रोह था, क्रांति था, स्वतंत्रता संग्राम था, क्या था। अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कहना सही है कि अमेरिकी क्रांति कहना सही है कि अमेरिकी विद्रोह कहना सही है, तीनों में क्या सही है। तो ये तकनीकी शब्द है जो हमेशा इतिहास में प्रयोग होता है और इसी को हम आज जानेंगे। और इसके बाद हमारे इतिहास में जो जीवन में परिवर्तन होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 4 गो हमारे इतिहास के दैनिक जीवन में परिवर्तन होता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि जैसे देखिए, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। सामाजिक और आर्थिक तो बदलते रहता है, लेकिन जो धार्मिक कारण होते हैं वो कम परिवर्तन होते हैं। क्यों कम परिवर्तन होते हैं? क्योंकि इसके पीछे कारण है। जैसे पैसा, आपके पास पैसा हो जाएगा तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा। लेकिन भगवान जी वही रहेंगे। शंकर जी हैं तो शंकर जी रहेंगे, ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मे जी रहेंगे, आपका भगवान चेंज नहीं होंगे। तो सामाजिक और आर्थिक कारण से चेंज हो जाने से धार्मिक ज़्यादा चेंज नहीं हो पाता है। बहुत तो होगा, जब भगवान हैं वो पत्थर से सोना चांदी हो जाएंगे, इतना हो सकता है। लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हमें हर एक चैप्टर में, हर एक क्रांति में पढ़ना होगा। अब देखिए, अगर हम किसी भी देश में अगर कोई व्यापक चेंज हो जाए तो उस चेंज को डिनोट करने के लिए हमें तीनों चीज़ का प्रयोग करते हैं, समझ गए। जैसे विद्रोह क्या है, तो विद्रोह का मतलब ही होता है बिना कोई प्लान किए, बिना कोई प्लान करके हिंसा उपद्रव करना। जैसे हम आपको बताते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुआ वो उसका कोई प्लान भी नहीं था। नाना साहब अलग लड़ रहे थे, तात्या टोपे अलग लड़ रहे थे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई अलग लड़ रही थी। किसी का एक कॉमन उद्देश्य नहीं था, सबका अपना अपना अलग अलग उद्देश्य था। किसी को राजा बनना था, तो किसी को बड़े सामंत बनना था, तो किसी को कुछ और बनना था। तो कोई प्लान नहीं था और नहीं कोई उद्देश्य था। तो विद्रोह का मतलब हुआ कि बिना कोई प्लान करके हिंसा या उपद्रव करना, इसी को विद्रोह बोलते हैं। अब देखिए, आगे चलते हैं। उसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम। तो स्वतंत्रता संग्राम क्या है? तो
प्लान बेस्ड हो और धीरे धीरे हो और कोई बड़ा बदलाव नहीं हो। जैसे गांधी जी का आंदोलन, तो गांधी जी का आंदोलन था, एक स्वतंत्रता संग्राम था, एक प्लान बे में था, पहले ये होना है उसके बाद ये होना है, मतलब प्लान बे में था कैसे कैसे आंदोलन करना है, कहाँ आंदोलन स्थगित करना है, कहाँ से फिर शुरू करना है। तो एक प्लान बे में हो और धीरे धीरे हो और कोई बड़ा बदलाव नहीं हो, तो उसको स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अब क्रांति का मतलब ही होता है कि सामाजिक व्यवस्था में उथल पुथल होकर एक नए बदलाव हो। अचानक क्रांति का मतलब होता है प्लान करके यदि कुछ अचानक बदलाव हो जाए, कुछ तेज़ी से बदलाव हो जाए, उसी को क्रांति बोलते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, आप ये तीनों शब्द से परिचित हो चुके होंगे अच्छे से। विद्रोह क्या है, स्वतंत्रता संग्राम किसको बोलते हैं और क्रांति किसको बोलते हैं, ये तीनों से आप वाकिफ़ हो गए होंगे। यदि एक बार हम और रिव्यू करते हैं, बिना कोई प्लान बे में अगर हिंसा या उपद्रव होता है उसको विद्रोह बोलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम प्लान बे हो और धीरे धीरे हो और कोई बड़ा बदलाव नहीं हो, तो उसको स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। क्रांति, जिसको मैं व्यवस्था को उथल पुथल करके अचानक कोई परिवर्तन आ जाए और वो प्लान बे में हो, उसको क्रांति बोलते हैं। तो अब हम आगे शुरू देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है। अब विद्रोह है, स्वतंत्रता संग्राम है या क्रांति है, ये तीनों शब्द से आप वाकिफ़ हैं। अब हम आपको आगे ले चलते हैं फ्रांसीसी क्रांति। अब आप ही लोग बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति क्या था, समझ रहे हैं? तो देखिए, हम फ्रांसीसी क्रांति देखते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति में हम देखेंगे कि इसका कारण क्या था, इसकी शुरुआत कैसे हुई, संवैधानिक राजतंत्र क्या है, गणतंत्र की स्थापना क्यों हुआ और क्रांति से क्या क्या वहाँ के प्रभाव पड़ा, वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या बदलाव हुआ, तो ये सब हम देखेंगे। तो देखिए, ये फ्रांसीसी क्रांति से आपको बताते हैं, जो भी अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम जैसे बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फ्रांसीसी क्रांति से पूछा है। और जैसे आप टीचर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो रामबाण है, क्योंकि ये सीरीज एनसीईआरटी और एससीईआरटी का मिक्स किया हुआ है, तो उसके लिए आपको रामबाण है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रांति क्यों हुआ, फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुआ, इसकी शुरुआत क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसको जानने से पहले हम देखेंगे कि फ्रांस, आपके बुकलेट में ये सब कारण, शुरुआत, संवैधानिक राजतंत्र क्या है, ये सब के बारे में बताया नहीं है, डायरेक्ट बुकलेट में स्टार्ट कर दिया है। तो बुकलेट को हम और सरल बनाने के लिए हम आपको ये सब डायग्राम उपलब्ध कराए हैं, जिससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। आप बुकलेट देखिएगा, वहाँ से सीधे डायरेक्ट बुकलेट में शुरू कर दिया है, सीधे फ्रांसीसी क्रांति लिया है और सीधे वहाँ से शुरू कर दिया है। तो देखिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म है, जैसे संवैधानिक राजतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, निरंकुश राजतंत्र क्या है, कुछ टेक्निकल शब्द है जिसको हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, एक है निरंकुश राजतंत्र। तो निरंकुश राजतंत्र क्या है, तो जिसमें कोई राजा पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, राजा का जो मर्जी आएगा वो करेगा। अगर राजा को किसी को फांसी देने का मन है तो किसी के घर में से उठाया, ला के फांसी पर चढ़ा दिया, उसको कोई कहने वाला नहीं है, उसको निरंकुश राजतंत्र बोलते हैं। दूसरा है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र उसको बोलते हैं जिसको में एक नियम रहेगा, उस नियम के तहत राजा कार्य करेगा, तो उसको संवैधानिक राजतंत्र बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म था जो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, निरंकुश राजतंत्र में कोई नहीं होता है, राजा के पास जो मर्जी आएगा वो करेगा। देखिए, उसके बाद हम आपको बताएं कि संवैधानिक राजतंत्र क्या होगा, जिसमें राजा एक नियम के तहत शासन करेगा, उसको संवैधानिक राजतंत्र बोल देते हैं। निरंकुश राजतंत्र, राजा को जो इच्छा होगा जो करेगा, तो उसको निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। अब देखिए, जो फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत हुआ था वो 1789 में हुआ था, लुई 16वां के समय। तो लुई 16वां फ्रांस के समय शुरुआत हुआ। अब वो कैसा, उस समय फ्रांस में गणतंत्र था कि नहीं था, तो उस समय गणतंत्र नहीं था, वो उस समय निरंकुश राजतंत्र था। और
उस समय न संवैधानिक राजतंत्र कुछ नहीं था, वो लुई 16वां को जो मन में आता था वो करता था। अब देखिए गणतंत्र क्या होता है, तो गणतंत्र में होता है एक राष्ट्राध्यक्ष हो। अब यहाँ पे हो गया कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बन सकता है, यानी रानी के कोख से राजा पैदा नहीं हो सकता है, उसको गणतंत्र बोलते हैं। तो गणतंत्र आ जाने से ये हो गया कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, कोई भी अब राजा बन सकता है। तो उसके बाद गणतंत्र की स्थापना होता है और उसके बाद क्रांति का प्रभाव। तो कोई भी क्रांति आप पढ़िए, चाहे रूसी क्रांति पढ़िए, फ्रांसीसी क्रांति पढ़िए, अमेरिकी क्रांति पढ़िए, सब में एक प्रभाव हुआ है। वो प्रभाव में क्या चेंज हुआ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, जिसमें धार्मिक सबसे कम हुआ और सबसे ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होता है। उसके बाद जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन होने के बाद अब देखा जाता है कि महिलाओं में क्या परिवर्तन हुआ, वहाँ जो दास थे उसमें क्या परिवर्तन हुआ, जो जनसाधारण आदमी था उसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो ये सब हम पढ़ेंगे। आपके चैप्टर में, आपके 9th क्लास के बुक में इतना दिया हुआ नहीं था, ये सब हम आपको अलग से बताए हैं, समझ गए। कुछ यहाँ पे टर्म है जिसको हम लिख दिए हैं, जैसे राजतंत्र क्या होता है, तो राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता है, उसको राजतंत्र बोलते हैं। निरंकुश राजतंत्र किसको बोलते हैं, जब जो राजा कह दिया वो सरमान है, उसी को निरंकुश राजतंत्र बोलते हैं। संवैधानिक राजतंत्र, कुछ संस्थाएं राजा के कार्य पर अंकुश लगाएगा तो उसको संवैधानिक राजतंत्र बोलते हैं, समझ गए। तो देखिए इस चैप्टर में हम ये पढ़ें कि फ्रांस एक देश है, वहाँ कैसे क्रांति होता है, क्रांति का कारण क्या था, उस समय राजा कौन था, क्रांति का शुरुआत कैसे होता है, ये सारा हम ऊपर बता चुके हैं। उसके बाद हमने बताया गणतंत्र क्या होता है, जहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, यानी रानी के कोख से अब राजा पैदा नहीं हो सकता, उसको गणतंत्र बोलते हैं, समझिए। उसके बाद है, अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति के कारण हम बताएं कि कोई भी क्रांति आप पढ़िएगा उसमें एक 4 चीज़ आपको मिलेगा, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, दार्शनिक कारण, आर्थिक कारण। तो ये सब हम पढ़ेंगे, देखते हैं। अब आगे चलते हैं। सामाजिक कारण क्या था, यानी फ्रांसीसी क्रांति को होने में सामाजिक कारण क्या था। तो देखिए 1789 की बात है, फ्रांस के समाज को प्राचीन राजतंत्र कहते थे। 1789 में फ्रांस में जो राजतंत्र था उसको, जो फ्रांस में शासन चल रहा था वो राजतंत्र था। और राजतंत्र क्या हम बताएं, राजतंत्र क्या है, उसमें हम आपको बताएं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसी को राजतंत्र बोलते हैं। उसके बाद देखिए प्राचीन राजतंत्र में कौन कौन आता था। देखिए पहला आता कि समाज और संस्था दोनों मिल के प्राचीन राजतंत्र बनता था। अब देखिए समाज को स्टेट बोलते थे। एक क्वेश्चन आपको एसआई में पूछा है कि स्टेट क्या है, तो स्टेट हम कह सकते हैं जैसे भारत में अभी जाति व्यवस्था है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, उसके नीचे है, तो इसी तरह से फ्रांस में भी इसी तरह से सत्ता था। एक पहला स्टेट था, दूसरा स्टेट था और 3 स्टेट में फ्रांस बटा हुआ था। तो इसमें देखते हैं स्टेट में विभाजित था, जो फ्रांस का समाज था वो स्टेट में विभाजित था। अब देखिए यहाँ पे आपको डिटेल में हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए स्टेट का मतलब होता है सत्ता और सामाजिक हैसियत, यानी तुमको में कितना हैसियत है, तुमका सामाजिक हैसियत कितना है ना। कोई कहता है, देखे होंगे आप, बोलता होगा, देखिए वहीं ऐसा बोला जाता था कि कोई कहता था कि हम पादरी हैं, तो आप पादरी हैं, पादरी कहने का मतलब ही होता था कि आप अच्छे हैं, आपका पावर है, आपका सामाजिक हैसियत है। उसके बाद जब तीसरा था सर्वसाधारण मजदूर था, ओ मजदूर है, आओ इधर बैठो, उसका कोई वैल्यू नहीं था। तो ये तीनों स्टेट में था। स्टेट का मतलब होता है सत्ता और सामाजिक हैसियत आपका क्या है, वो स्टेट डिनोट करता है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रांस में प्रथम स्टेट में पादरी आता था। पादरी का मतलब आप लोग समझते होंगे, जो क्रिश्चियन उसको पॉप बोलते हैं, जो क्रिश्चियन में धर्मगुरु होते हैं उसको पादरी बोला जाता है। उसके बाद द्वितीय स्टेट में कुलीन थे। कुलीन वैसा वर्ग जिसके पास ढेर सारा ज़मीन था, ढेर सारे जायदाद थे, ढेर सारे पैसा थे, उसको कुलीन वर्ग बोलते हैं, या सामंत भी बोलते हैं उसको। उसके बाद सर्वसाधारण वर्ग। अब देखिए यहाँ पे सर्वसाधारण वर्ग में किसान, मजदूर और शिक्षक, ये तीनों आते थे सर्वसाधारण वर्ग में। और इसी का फ्रांस में 80% जनसंख्या था सर्वसाधारण वर्ग का, और ये दोनों मिलाकर 10% था।
सोचिए 10% जनसंख्या 80 से 90% जनसंख्या को नियंत्रित कर रहा था। यही फ्रांस का राजतंत्र था और क्रांति होने का मेन कारण ही यही था। जब देखिए क्रांति कब होता है, जब किसी को मतलब एक लिमिट से ज़्यादा किसी पर अत्याचार होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ आपरूपी है कि वहाँ जन आक्रोश उत्पन्न होगा, और जन आक्रोश उत्पन्न होगा तो वो क्रांति में बदल जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम फ्रांस के समाज को देख लेते हैं। तो फ्रांस के समाज में साधारण वर्ग का क्या रोल था, कुलीन का क्या रोल था और पादरी का क्या रोल था, इस सब का अपना अलग अलग रोल था। अब देखते हैं, जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था वो पादरी था और सामंत था या कुलीन था। इसको एक विशेष प्रकार के अधिकार था, जैसे हम आपको बताएंगे। विशेषाधिकार के मतलब होता है कि टैक्स नहीं देना, टैक्स नहीं दे सकते हैं और लेकिन एक कोई दूसरे पर टैक्स लगा सकते हैं, उसको विशेषाधिकार बोलते हैं। देखिए पादरी का एक चर्चा है, आपके बुक में दिया हुआ है। पादरी एक टैक्स लगा सकता था। किसके ऊपर लगाएगा, तो लगाएगा सर्वसाधारण वर्ग के ऊपर लगाएगा। तो टाइथ नामक एक धार्मिक कर था जो पादरी किस पे लगाता था, वहाँ के सर्वसाधारण वर्ग पे लगाता था। और राजा के अतिरिक्त पादरी भी, सोचिए उस समय कितना पावर था धर्मगुरुओं को कि राजा तो टैक्स लेता ही लेता था, लेकिन पादरी को भी टैक्स देना है। और एटाइट नामक, इसको याद रखिएगा, एटाइट नामक कर है जो पादरी हमेशा लगाता था तृतीय वर्ग के लोगों पर। अब देखिए प्रथम स्टेट में पादरी आता है, वो हम बता दें। दूसरा स्टेट में सामंत या कुलीन, तीसरा में सर्वसाधारण। ये फ्रांस का समाज इतना वर्ग में विभाजित था। अब हम आपको बताएं, पादरी एक टाइट नामक धार्मिक टैक्स लेता था, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए फ्रांसीसी कराने, अब देखिए एग्जामिनर होता है जो आपको घुमाने के लिए कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बना सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य क्या था। फ्रांस में स्वतंत्रता प्राप्त करना, फ्रांस में समानता प्राप्त करना, या फ्रांस के लोगों को एक अच्छा समाज और एक बेहतर समाज देना। तो इसमें ढेर स्टूडेंट बोलेगा कि अरे क्रांति हुआ होगा तो स्वतंत्रता ही उसका मूल उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना ही होगा ना। तो ढेर स्टूडेंट यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त पर टिक मार के आ जाएंगे। लेकिन फ्रांस किसी के गुलाम नहीं था। जैसे भारत में क्रांति भी हुआ, आंदोलन भी हुआ, तो भारत का अलग था। भारत ब्रिटिश का गुलाम था, इसलिए यहाँ पे क्रांति हुआ, आंदोलन हुआ। लेकिन उस समय फ्रांस किसी का गुलाम नहीं न था, वो तो एक स्वतंत्र राष्ट्र था। तो फ्रांसीसी क्रांति का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि समानता प्राप्त करना था, सब वर्ग को समान अधिकार मिले। अब है कि कोई पादरी है तो उसका टैक्स भी नहीं देगा, लेकिन टैक्स लगाएगा, और जो सर्वसाधारण वर्ग है वो टैक्स देगा। और देखिए क्रांति होने का हम बता रहे हैं, क्रांति कैसे होता है वो हम बता दें कि जब किसी को पर ऊपर ज़्यादा जुल्म करने लगा तो क्रांति में तब्दील हो जाता है। जैसे देखिए अब अभी के भारत में क्रांति क्यों नहीं होता, क्योंकि जो भारत में है, जैसे देखिए भारत में कहने का मतलब हुआ जो भारत में जो बड़े उद्योगी हैं, बड़े घर के आदमी हैं, उनसे सरकार टैक्स लेता है और सर्वसाधारण में बेच देता है, सर्वसाधारण को देता है, जैसे पेंशन के रूप में हुआ या और ढेर सारे स्कीम के रूप में हो। तो इस कारण से यहाँ क्रांति अब नहीं हो पाएगा। लेकिन फ्रांस में उस समय अपोजिट व्यवस्था था, इससे तीरों और उसी को दो। जैसे अभी है कि कोई है तो उसको एक सिरिंज खून की आवश्यकता है, एक सिरिंज खून लिया दे दिया, लेकिन बार बार उसको खून लेने जाइएगा तो वो तो लताड़ मार भी करेगा, बार बार आपको नहीं देगा। तो बार बार टैक्स लगने के कारण जनता में एक द्वेष की भावना उत्पन्न हुआ और वो क्रांति में तब्दील हो गया। उसके बाद चलते हैं, ये तो था सामाजिक कारण। अब राजनीतिक कारण क्या था वो देख लेते हैं थोड़ा। हम तीनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक कारण था, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो चुका था। निरंकुश राजतंत्र के मतलब हम आपको समझा दिए हैं, वो जिस राजतंत्र में कोई अंकुश न हो राजा पर, उसको निरंकुश बोलते हैं। जैसे राजा को मन में आया, जो मन में आए जो करेगा। जैसे राजा के सामने मान लीजिए कि दो आदमी आया, बोला कि महाराज ये चोरी कर रहा था, तो बोला कि जाओ दोनों को छोड़ दो,
फिर कोई 2 आदमी आया, बोला महाराज ये किसी को पॉकेट मार रहा था, तो राजा बोला कि इसको फांसी पे लटका दो। और जो बोला कि पॉकेट मार रहा था उसको बोला कि इसको सबसे पहले लटका दो। तो राजा के जे मन में आया जे करेगा, जखनी उसको जे मन में आएगा जो करेगा उसको निरंकुश राजतंत्र बोलते हैं। तो राजनीतिक कारण में सबसे बड़ा निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो चुका था। उसके बाद अब देखिए, एक वहाँ का राजा है लुई 14वां। लुई 16वां के समय वहाँ निरंकुश राजतंत्र था। अब लुई 16वां को पढ़ते हैं। देखिए लुई 14वां जो था वो 1643 से 1715 तक राजा बना। 72 साल तक राजा रहा। मात्र 5 साल में राजा बनता है, सोचिए, और 72 साल तक ये राजा रहता है। और यही एक बोला था कि मैं ही राज हूँ और मेरा सब कानून है। और देखिए लुई 14वां था जो बुर्बो वंश से संबंधित था। एक क्वेश्चन इस बार दरोगा में पूछा है कि लुई 14वां था वो कौन वंश से संबंधित था, तो बुर्बो वंश से संबंधित था। उसके बाद अधिकारी, यहाँ पर जो भी निरंकुश राजतंत्र में अधिकारी होता था वो वंशानुगत होता था। यानी अगर किसी अधिकारी का किसी का बाप अधिकारी है तो उसका बेटा भी वही अधिकारी बनेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था फ्रांस में। अब देखिए यहाँ पे कुछ है, जैसे देखिए ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका पे आपको 13 उपनिषद पर अंग्रेज का अधिकार था और बाकी ये साइड जो देख रहे हैं यहाँ पे फ्रांस का अधिकार था। और इधर कनाडा है, इधर यूएसए है। तो देखिए फ्रांस और अमेरिका में एक वर्चस्व चलता है और वो वर्चस्व लड़ाई के रूप में तब्दील हो जाता है। हम आपको आगे और डिटेल में बताएंगे, अभी हम आपको रिव्यू कर रहे हैं ये क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों जब लड़ाई का व्यू आएगा तो उस समय भारत में इंग्लैंड का राज था। हम लोग उसके ऊपर उस समय इंग्लैंड शासन कर रहा था। तो उस समय ये दोनों का वर्चस्व का बात था। तो वहाँ एक सप्तवर्षीय युद्ध होता है। कहाँ, किसके लिए होता है, तो अमेरिका के 13 कॉलोनी पर इंग्लैंड का अधिकार था और बाकी फ्रांस का अधिकार था। तो दोनों में टकराहट होता है और उस टकराहट से जो युद्ध होता है उसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, जो 1756 से 1763 तक चलता है। ये भी डेटा आप लोग याद रखिएगा। इसमें फ्रांस का नेतृत्व कौन करता है, तो लुई 15वां करता है। लुई 15वां इसका नेतृत्व करता है और फ्रांस की हार होती है। अंत में लुई 15वां इस युद्ध में हार जाता है और लुई 15वां 1715 से 1774 तक शासन करता है। उसके बाद देखिए सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की तरफ से नेतृत्व किया, कौन किया, लुई 15वां किया। और उसके बाद है सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार होने के बाद फ्रांस पर 2 अरब लिब्रे का कर्ज चला गया। और समझ गए। अब देखिए सप्तवर्षीय युद्ध के पहले हम बताते हैं, इससे पहले फ्रांस में कौन राजा था, तो लुई 14वां था। लुई 14वां के समय क्या हुआ था कि जो लुई 14वां की उस समय सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय फ्रांस के राजा कौन थे, तो लुई 14वां थे। और सप्तवर्षीय युद्ध के समय जब 2 अरब लिब्रे एक करेंसी है जो फ्रांस के उस समय करेंसी था, 2 अरब लिब्रे का कर्ज हो जाता है किसके समय, तो वो लुई 15वां के समय हो जाता है। उसके बाद अब है लुई 16वां। लुई 16वां 1774 से 1792 तक राज करता है। अब देखिए ये भी बुर्बो वंश से संबंधित था। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का राजा बना और 1774 तक राज किया। देखिए फ्रांस में हम बताएं कि जो लुई पहला राजा था जो लुई 16वां, उसके बाद लुई 14वां आपको बताते हैं कि 72 वर्ष तक शासन किया। उस समय उसको पादरी लोग ने राजा बना कर रखा। उस समय दैवीय सिद्धांत बोला जाता है ताकि राजा को भगवान देवता के रूप में भेजे हैं हम लोग को सेवा करने के लिए। तो इस तरह के बात होता था जो मनगढ़ंत एक कहानी था। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वर्साय में हुआ था।
इनका विवाह होता है ऑस्ट्रिया के एक राजकुमारी थी अंतुआनेत। अंतुआनेत, इसको मिस्टर मिसेज खर्चालू भी बोलते हैं। ये बहुत खर्चीला थी। जब ये फ्रांस, सोचिए उस समय ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी तो खर्चीला तो होगा ही, खर्चा करने के बहुत शौक़ था। और यहाँ फ्रांस पर 2 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था, ऊपर से खर्चा भी उतना ही हो रहा था। अब देखिए अमेरिकी क्रांति के साथ अब देखिए यहाँ पे कुछ कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जब फ्रांस पे कर्जा बढ़ा तो राजा ने सोचा कि कर्जा का जो खर्च बढ़ रहा है वो फिर इसका पूर्ति कैसे हो। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम नेशनल असेंबली का बैठक बुलाएंगे, उसमें जितना भी टैक्स है उसको फिर बढ़ाया जाएगा, उस पर एक बात विचार होगा। लेकिन उसके बाद देखिए हम कुछ यहाँ पे टेक्निकल शब्द है, उसके बाद हम आपको वहाँ पे ले चलते हैं। अमेरिकी क्रांति के समय लफायते के नेतृत्व में अमेरिका को सहयोग प्रदान करने के लिए सेना भेजा था। सप्तवर्षीय युद्ध की कहानी है। उधर इंग्लैंड के तरफ से अमेरिकी क्रांति के समय अमेरिका के खिलाफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो भारत में गवर्नर जनरल के भी पद पर रहा है, उधर से वो था। परंतु इस क्रांति में इंग्लैंड हार जाता है। अब देखिए 21 समय की बात हो रहा है, सप्तवर्षीय युद्ध के बाद, जब फ्रांस पे इतना खर्च होने के बाद भी प्रतिष्ठा में प्राण गंवा देता है। कौन गंवाता है? लुई 16वां। जो लुई 16वां था वो कहा कि तुम जाओ, इतना 2 अरब लिब्रे कर्ज होने के बाद भी बोलता है कि आप जाइए, हम आपको फ्रांसीसी सेना को बोलता है कि जाइए आप युद्ध करिए अमेरिका की तरफ से, अमेरिका को स्वतंत्र करिए, हमको जितना खर्चा बनेगा हम देंगे। तो लफायते के नेतृत्व में फ्रांस सेना भेज देता है इंग्लैंड से लड़ने के लिए, और उधर कॉर्नवालिस के नेतृत्व में आता है। लेकिन इस समय इंग्लैंड हार जाता है। और जब फ्रांस, मान लो कि फ्रांस तो जीत गया युद्ध, लेकिन इस समय फ्रांस के ऊपर 2 अरब से कर्ज से बढ़कर 10 अरब लिब्रे हो जाता है। तो सोचिए इस समय क्या स्थिति होगा फ्रांस में। जहाँ 2 अरब कर्ज था वहाँ 10 अरब कर्ज हो जाता है। तो फ्रांस का स्थिति एकदम बद से बदतर हो गया। बहुत ख़राब स्थिति था। इतना ख़राब स्थिति था फ्रांस में कि ऐसा आपको एनसीईआरटी में बताया गया है कि एक बैलगाड़ी पैसा ले जाता था तो 1 पाव रोटी मिलता था। ऐसा स्थिति आ गया था। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए वहाँ के सरकार ने सोचा कि इसको कैसे दूर किया जाए। तो दूर करने के लिए एक बैठक होगा, नेशनल असेंबली का बैठक होगा। और वो नेशनल असेंबली में क्या होगा वो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर वहाँ पे बताएंगे। आज हम आपको कुछ और चीज़ों से वाकिफ़ करा देते हैं। जैसे देखिए, जो मान लीजिए कि कुछ दार्शनिक हैं, ये तो सामाजिक कारण था। आप देखें आर्थिक, आपको हम बताएं ऊपर से सीरियल ढंग से बताएं। देखिए सबसे पहले हम आपको सामाजिक कारण बताएं, उसके बाद राजनीतिक कारण, उसके बाद आर्थिक भी बता देंगे कि वहाँ इतना अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। बच गया है दार्शनिक कारण। तो दार्शनिक कारण को आज हम, दार्शनिक वहाँ पे कौन कौन सा दार्शनिक थे जो फ्रांस के क्रांति में क्या भूमिका निभाया और उसका क्या योगदान रहा, उसको बारे में हम बता देते हैं। तो ये तीनों चीज़ हम आपको बता दिए। अब बच गया है दार्शनिक, तो दार्शनिक पे हम चर्चा करते हैं थोड़ा। देखिए दार्शनिक कारण, फ्रांस में उस समय कुछ दार्शनिक होते थे। दार्शनिक कहने का मतलब पढ़ा लिखा वर्ग, उसको मतलब वो जागरूक वर्ग था, उसको दार्शनिक बोलते हैं। पहला था मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक और रूसो। ये 3 दार्शनिक फ्रांस में हुए, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक और रूसो। अब देखिए मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है वो हम बताएं कि राजा के पास ही शक्ति नहीं रहेगा, शक्ति को बांटा जाएगा, सभी के पास शक्ति रहेगा। तो शक्ति को पृथक्करण कर दिया। जैसे भारत में भी शक्ति पृथक्करण है, सिर्फ प्रधानमंत्री के पास ही शक्ति नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के भी पास शक्ति है, संसद के भी पास शक्ति है, लोकसभा के पास भी शक्ति है, विधायक के भी, माने शक्ति को बांट दिया गया है, समझिए। तो उसी तरह से एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया मॉन्टेस्क्यू।
द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना भी मॉन्टेस्क्यू किया। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। इन्होंने राजा के दैवीय शक्ति को खंडन किया। किसमें? द स्पिरिट ऑफ लॉज में पूछेगा कि किसमें राजा का दैवीय शक्ति का खंडन किया, तो कौन किया? मॉन्टेस्क्यू ने किया। एक बुक लिखकर, उस बुक का नाम क्या था? स्पिरिट ऑफ द लॉज। और दैवीय सिद्धांत की दैवीय शक्ति क्या था? वो बोला था कि राजा चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वही राज गद्दी पर बैठेंगे, क्योंकि भगवान ने उसे हम लोगों का प्रतिनिधित्व बना के भेजा है, तो राजा ही राजा होगा, राजा का बेटा ही राजा होगा। इसको दैवीय सिद्धांत यही कहता था। उसके बाद जॉन लॉक, तो जॉन लॉक टू क्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक की रचना कौन किया था? तो जॉन लॉक। तो ये भी याद रखिएगा, क्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक की रचना कौन किया था? तो जॉन लॉक किया था। उसके बाद है रूसो। रूसो ने क्या किया? तो देखते हैं अब रूसो के बारे में। तो रूसो का जन्म 1712 में जेनेवा में हुआ। क्रांति के समय वो फ्रांस आ गया। जब रूसो का जन्म जेनेवा में हुआ था, लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था तो वो कहाँ आ जाता है? अमेरिका, फ्रांस के क्रांति के समय वो फ्रांस आ जाता है। उन्होंने फ्रांस की क्रांति का आधार ऐसा तैयार किया कि कुछ लोग कहते हैं यदि रूसो न जन्मा होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होता। तो क्या इस बात को से आप सहमत हैं? हम तो इस बात से सहमत नहीं हैं, हम इस बात को खंडन करते हैं। किसी के बगैर किसी काम रुका नहीं रह सकता है। हम इसी एग्जाम्पल को कहें कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो भारत आज़ाद नहीं होता, ऐसा बात नहीं है। भारत आज़ाद होता, समय के सिरे सब काम होता है, किसी के भरोसे कोई काम रुका हुआ नहीं रहता है। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता नामक एक पुस्तक की रचना किया। कौन? रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, भी आई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का रचना, जिसको हिंदी में सामाजिक समझौता बोलते हैं, इसको रचना कौन किया? रूसो ने किया। उसके बाद रूसो कॉमन बिल का सिद्धांत भी दिए। कॉमन बिल का सिद्धांत किसने दिया? रूसो। इसका कहना था कि मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता है, लेकिन जन्म पैदा होने के बाद वो चारों तरफ से जंजीरों में जकड़ जाता है, ये रूसो का कहना था। रूसो ने डाइवर्जिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल नामक एक पुस्तक भी लिखा। तो ये था दार्शनिक कारण। अब देखिए आर्थिक कारण हम बता दिए थे कि उस समय लुई 16वां के समय 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो चुका था फ्रांस पर। अब देखिए उसमें बताए थे कि टैक्स कौन कौन देता था। तो राजा प्रत्यक्ष रूप से जनता के सर्वसाधारण वर्ग पर टैक्स लगाता था और वहीं से टैक्स लेता था। एक टाइड नामक टैक्स था जो धार्मिक कर था, वो कौन लगाता था? पादरी लगाता था। अब देखिए संस्था हम बताएं कि अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब जैसे ही फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया तो लुई 16वां ने सोचा कि अब एक कर्ज कैसे चुकाया जाए। तो उन्होंने एक बैठक बुलाया। वो बैठक आपको बताते हैं कितना, फ्रांस में वो बैठक बहुत साल के बाद होता है, यानी 1614 के बाद बैठक नहीं बुलाया गया था। और 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाया जाता है। और इस बैठक में क्या होता है? तो देखिए अब फ्रांस पे कर्जा बढ़ल है, तो फ्रांस में 3 वर्ग है, पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण। तो तीनों सोच रहा था कि 75-76 साल बाद बैठक हो रहा है, चलो हमको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तीनों वर्ग इससे खुश था। यानी पादरी बोल रहा था कि हम बोलेंगे कि टैक्स लीजिए सामंत से और सर्वसाधारण वर्ग से टैक्स लीजिए और हमको कुछ और एक आध और टैक्स लेने का अधिकार दीजिए। और कुलीन वर्ग सोच रहा था कि हाँ हम कहेंगे कि जो टैक्स लेता है पादरी उसको कम करिए, हमको भी कुछ टैक्स लेने का अधिकार दीजिए। तो सबके मन में खुशी था और कुछ न कुछ प्रश्न लेकर गया था। और सबसे ज़्यादा खुशी था किसको? तृतीय वर्ग में, सर्वसाधारण वर्ग में। वो बोला कि हम लोग तो कर देवे करते हैं, राजा को बोलेंगे कि कुछ कर लगाइए, पादरी पर लगाइए, कुछ सामंत पर लगाइए, जिससे आपको
खर्च और मिल पाए, यानी और आपको टैक्स मिल पाए। तो सबके मन में सवाल था। अब देखिए स्टेट जनरल का नेशनल असेंबली का बैठक होता है, उसको उस स्थान जिसमें बैठक होना था उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट में पहले सिर्फ राजा के साथ पादरी और कुलीन भी भाग लेता था, लेकिन स्टेट जनरल इसमें तीनों स्टेट के लोग राजा के साथ में बैठ के बातचीत करते थे। यानी पार्लियामेंट होता था, पार्लियामेंट में राजा और पादरी और कुलीन ये तीन गो ही इसमें बैठ सकता था, राजा, पादरी और कुलीन। और जो जनरल स्टेट था इसमें तीनों बैठेगा, राजा, पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण, तो इसको जनरल स्टेट बोलते थे। अब देखिए फ्रांस की जनसंख्या 1718 में 2.3 करोड़ उस समय था। 1789 में 1789 आते यहाँ 208 करोड़ हो जाता है, 2.8 करोड़ हो जाता है। उसके बाद एक टर्म है जीविका संकट। तो जीविका संकट, जीवित रहने के लिए आपका न्यूनतम साधन भी जब नहीं मिलता है तो उसको जीविका संकट बोलते हैं। और उस समय फ्रांस में जीविका संकट आ गया, कर्ज बढ़ जाने के कारण। हम आपको बताए हैं, ऐसा लिखा है कि एक बैलगाड़ी पैसा ले जाता था तो फैक्ट्री से 1 पाव रोटी मिलता था। तो जीविका संकट यानी खाने के ऊपर संकट, खाना भी नहीं फ्रांस में उस समय सही से मिल रहा था, और ऊपर से कर्ज। तो और उस समय राजा कौन था? लुई सोलहवां। अब देखिए जब कर्ज बढ़ रहा था तो लुई सोलहवां के जो सलाहकार थे, कुछ सलाहकार होता है राजा के, उसको मंत्री बोलते हैं, उस तुर्गो, नेकर और कैलोन, ये तीनों से राजा पूछा कि बताइए अब क्या किया जाए, फ्रांस में इतना कर्ज बढ़ गया है, कैसे। तो तुर्गो भी वही बताया कि महाराज सबसे टैक्स लीजिए, पादरी से भी टैक्स लीजिए। तो बोला कि ये कैसे होगा। नेकर भी यही बात बोला, और कैलोन, सब ने यही बोला कि टैक्स सबसे लीजिए, सिर्फ सर्वसाधारण से लीजिएगा तो टैक्स आपको पूरा नहीं होगा। उसके बाद राजा स्टेट जनरल का बैठक बुलाता है 5 मई, ये डेट आप भी याद रखिएगा, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का बैठक बुलाया। और वो बैठक में क्या कहानी होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कहानी मज़ेदार होगा। आज कुछ टर्म था, टेक्नोलॉजी वर्ड था, जो उसको बोल सकते हैं, एक शब्दावली थी, वो शब्दावली से हम आपको रूबरू कराएं। आज का चैप्टर थोड़ा पेचीदा था, जिसको समझना ज़रूरी था। तो आज के चैप्टर में हम आपको क्या क्या बताएं, एक बार हम आपको समराइज कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बताएं कि विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम और क्रांति क्या है, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद बताएं कि फ्रांसीसी क्रांति का होने का क्या कारण था, शुरुआत कब हुआ, इसमें राजतंत्र में के प्रकार के होता है, निरंकुश राजतंत्र क्या था, संवैधानिक राजतंत्र क्या हुआ। उसके बाद गणतंत्र की स्थापना कैसे होता है, और जब गणतंत्र की स्थापना हो जाएगा तो वहाँ के लोग को उससे फ़ायदा मिलेगा, यानी क्रांति का प्रभाव होगा। क्रांति के प्रभाव में, क्रांति का प्रभाव किस किस पर पड़ता है, महिला पर क्या पड़ा, दास पर क्या पड़ा, और सर्वसाधारण वर्ग पर क्या पड़ेगा। उसके बाद एक कुछ टेक्निकल टर्म था जो हम आपको बताएं। उसके बाद हमें सब बता दिए हैं। उसके बाद बताएं कि आपको चाहे रूसी क्रांति पढ़िए, चाहे फ्रांसीसी क्रांति पढ़िए, चाहे रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या जर्मनी का एकीकरण पढ़िए, सब में वही चीज़ है। सामाजिक कारण भी आपको पढ़ना पड़ेगा, राजनीतिक कारण और दार्शनिक और आर्थिक कारण। तो ये हम पढ़ें सामाजिक कारण में क्या था, वहाँ राजतंत्र था 1789 तक। उसके बाद फ्रांस के जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। स्टेट का मतलब होता था सत्ता, और सामाजिक हैसियत आपको क्या है वो स्टेट डिनोट करता था। उसके बाद फ्रांस के समाज में किसको कर देने का और किसको से कर लेने का अधिकार था, ये हम बताएं। उसके बाद हम बताएं कि राजनीतिक कारण में क्या था, निरंकुश राजतंत्र वहाँ पर स्थापित हो गया था, राजा को जो मन में आता था जो करता था। उसके बाद लुई 14वां आया। लुई 14वां 72 वर्ष तक एकदम ठोक ठठा के फ्रांस को रखा, एकदम शांत किए हुए रखा, कोई क्रांति होने नहीं दिया, और बोला मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द ही है, मेरा हर बात ही कानून है। तो उस समय तक कोई क्रांति नहीं हुआ था, ठोक ठठा के रख लेता। उसके बाद समय चेंज हुआ। उसके बाद हम बताएं कि 13 उपनिषद पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया,
और उधर ऊपर फ्रांस का अधिकार था। दोनों में वर्चस्व बढ़ रहा था, जिसके कारण एक युद्ध हुआ। इतिहास में उस युद्ध को शतवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। फ्रांस का नेतृत्व लुई 15वां कर रहा था। उस समय फ्रांस के राजा लुई 15वां था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इस युद्ध में फ्रांस का हार होता है। उसके बाद लुई 15वां के तरफ से फिर इसका नेतृत्व लुई 15वें कर रहा था और इसके तरफ से फ्रांस हार जाता है। फिर सप्तवर्षीय युद्ध चालू होता है। उसमें फ्रांस की तरफ से अबरी नेतृत्व अलग करेगा और यहाँ पे 2 अरब का कर्ज, लिब्रे का कर्ज हारने, फ्रांस जब युद्ध हार गया तो इसके ऊपर 2 अरब का लिब्रे का कर्ज चढ़ गया। उसके बाद कौन आया तो लुई 16वां आया। बोर्बो वंश से भी संबंधित था। 20 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का राजा बनता है। 1774 ईस्वी तक के राजा रहता है। इसका जन्म वर्साई में होता है। उसके बाद हम बताएं कि इसका एक मिस्टर खर्चालू से शादी हो जाता है। राजकुमारी थी एस्टिया का, और उस समय फ्रांस का कर्ज भी बढ़ रहा था, एक खर्चा भी कर रही थी। जनता में भी आक्रोश था। उसके बाद अमेरिकी क्रांति के समय वहाँ का नेतृत्व कौन किया था तो लफायते किया था। और इधर से अमेरिका क्रांति में फ्रांस का नेतृत्व लफायते किया था और इंग्लैंड की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। और इस युद्ध में इंग्लैंड हार जाता है और अब फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज और बढ़ जाता है। उसके बाद बताएं कि फ्रांस में कौन कौन सा दार्शनिक आए, उन्होंने क्या क्या बात बोला। ये वो इम्पोर्टेंट है। ये दार्शनिक से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये दार्शनिक वाला आप देख लीजिएगा। हम पिन कर देंगे PDF को, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF को और उससे आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्रांसीसी क्रांति के कारण पढ़ें, उसका कब क्यों हुआ, क्या कारण से हुआ, उसके बाद निरंकुश राजतंत्र कैसे ख़त्म हुआ, गणतंत्र क्यों आया, उसके बाद समाज के फ्रांस के समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सब आज हम पढ़ें। और अगले वीडियो में हम स्टेट जनरल के बैठक में क्या होगा, एक रहस्यमयी बात है। उसके बाद फ्रांस में क्या होने जा रहा है, क्या चेंज होगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।